नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से आ सकें और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सभी लोग पढ़ सकें। चलिए आप शेयर करके आइए। इतने हम विचार पढ़ लेते हैं। पढ़ो लिखो, लड़ो हंसो रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है हर हाल में उसे पूरा करो। हर स्थिति में जो आपने सपना देखा है उसे पूरा करो। आपका सपना है कि आपको जॉब चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो उस सपने को सपना ही मत रहने दो। उस सपने को पूरा करने के लिए उस पर मेहनत करो, उस पर काम करो, ताकि उस पर आप सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहाने लगा के कि आज नहीं पढ़ रहे भाई, आज सर दर्द है या आज ये दिक्कत है, आज ये काम नहीं कर रहे। कुछ भी करो, रो हंसो, कुछ भी करो, बस पढ़ो। ठीक है, अपने सपने के लिए काम करो। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? शब्द दिया है बहाव और पूछा है हमसे बहाव शब्द में प्रत्यय कौन सा है। बताना है आपको कौन सा प्रत्यय है। वह प्रत्यय है, हाव प्रत्यय है, आव प्रत्यय है, आभा प्रत्यय है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। जल्दी से आंसर दीजिए। प्रश्न बहुत ही आसान है और सभी लोगों को आता भी होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। बहाव प्रत्यय में आव प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, वह नहीं है, हाव नहीं है, आवा नहीं है, बहाव। वह शब्द है इसमें और आव प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बन गया बहाव। प्रत्यय वो होता है जो शब्द से पीछे जुड़ता है। ठीक है, मूल शब्द के जो पीछे जोड़ते हैं हम उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न है हमारा, दिन को दिन और रात को रात न समझना का अर्थ है। दिन को दिन न समझना और रात को रात न समझना। पूछा है कि इसका अर्थ क्या है। सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अथक कार्य करना, वास्तविकता को समझने की कोशिश ही न करना, यथार्थ से अवगत न होना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अपना, आपका कौन सा आंसर है। भाई ऐसा ही एक प्रश्न पैट में भी आना है और ज़रूरी नहीं है एक ही आए, दो भी आ सकते हैं। आपको ऐसे प्रश्नों को थोड़ा ध्यान देना है, इसलिए ही मैं ऐसे प्रश्न ज़्यादा ले रही हूँ आजकल वीडियो में। चलिए आंसर ले लेते हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? दिन को दिन और रात को रात ना समझना। कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई ज़्यादा बिजी रहते हैं काम में, कहते हैं ना दिन और रात की पता ही नहीं चलती है, ऐसे निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ये कहावत है। पूछा है निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। क्या होगा इसका अर्थ, ये बताना है आपको। कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। कौन सा होगा इसका आंसर ये आपको बताना है। अपने आसपास लोगों को आपने इस कहावत को यूज करते हुए देखा होगा। चलिए जल्दी से बताइए, आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा समझने की और ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी तो आसान प्रश्न है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। चूहा तो छोटा सा होता है और नगाड़ा बहुत बड़ा होता है, तो चूहे के चाम से नगाड़े कैसे मर जाएंगे भाई।
नहीं बढ़े जा सकते ना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं हो सकते। यदि करने की कोशिश भी करें तो बहुत दिन लगेंगे, है ना। और यदि चूहे के चाम से नगाड़े मरने भी लगे तो बहुत सारे चूहे चाहिएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। शब्द दिया है हमारा राज्यपाल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पूछा है इसमें संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका, कौन सी संज्ञा है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपने बहुत ध्यान से आंसर लगाना है। चलिए आंसर ले लेते हैं हम। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा कैसे होगी ये भी देख लेते हैं। व्यवसाय और पद जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। राज्यपाल एक पद है तो इसलिए राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, हमेशा के लिए याद रखना है आपको, राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो। ये किस प्रकार का वाक्य है ये आपने बताना है। मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। क्या उसे मालूम है कि तुम मेरे घर आ रहे हो, जल्दी से बताइए क्या होगा इसमें। मिश्र वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा, इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिए। ऐसे प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए हैं, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको पता भी होगा इसका आंसर। यदि आपको समझ में आया होगा तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे देंगे। चलिए आंसर ले लेते हैं अब हम, क्या होगा आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा हमारा, मिश्र वाक्य। अब कैसे होगा मिश्र वाक्य ये भी देख लेते हैं। क्या उसे मालूम है कि तुम मेरे घर आ रहे हो, उसे मालूम है कल तुम मेरे घर आ रहे हो। मिश्र वाक्य में क्या हो रहा है, एक वाक्य प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य जो होता है वो उस पर आश्रित वाक्य होता है, और वैसे भी उसकी कुछ की होती हैं जिनसे मिश्र वाक्य जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। वो की कौन सी होती हैं, जैसे जो है, कि, जितना, उतना, जैसे, अगर, ये सब, जैसे वैसे, ये सब क्या है, ये मिश्र वाक्य की है, ठीक है। मिश्र वाक्य है, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, विस्मयवाचक चिन्ह है। विस्मयवाचक चिन्ह कौन सा है ये आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको इनमें से देखकर बताना है कौन सा विस्मयवाचक चिन्ह है। जल्दी से बताइए कौन सा विस्मयवाचक चिन्ह है। चलिए आंसर ले लेते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये वाला जो चिन्ह है वो विस्मयवाचक चिन्ह है। शोक, हर्ष, उत्साह, घृणा आदि में प्रयोग होता है विस्मयवाचक चिन्ह। आश्चर्य में भी प्रयोग करते हैं हम विस्मयवाचक चिन्ह, ठीक है। यदि कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा ना हो और वो टॉप कर दे तो आप कैसे बोलेंगे, आश्चर्य के साथ, ओह उसने टॉप कर दिया, तो इसमें ओह के बाद जो चिन्ह लगेगा वो विस्मयवाचक चिन्ह लगेगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है हमारा, सोना शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या इनमें से कोई नहीं? सोना शब्द में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सी संज्ञा है सोना शब्द में। ये जो सोना है ये सोने वाला सोना नहीं है और ना ही ये नाम वाला सोना है, ठीक है। ये आभूषण बनने वाला सोना है, ठीक है। अब जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। सोना शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। कैसे है ये भी एक बार देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे ठोस पदार्थ बने हो, जिससे कोई वस्तु बनी हो, जिससे कोई चीज बनी हो, जैसे सोने से आभूषण बनता है, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, उसमें क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। तो सोना में कौन सी हो गई, सोना से आभूषण बनते हैं तो सोना में द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। चांदी में भी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, लोहा, तांबा और यहाँ तक कि ऊन से स्वेटर बनते हैं तो ऊन में भी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ऊन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तेल, पानी, घी, दही ये तो सब होते ही हैं द्रव्यवाचक में, और जो गैस होती हैं ये भी सब द्रव्यवाचक में ही आती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, पगड़ी किस भाषा का शब्द है? देशज है, विदेशज है, जापानी है या फारसी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पगड़ी किस भाषा का शब्द है? पगड़ी किस भाषा का शब्द है ये आपने बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, देशज। पगड़ी देशज भाषा का शब्द है, ठीक है। विदेशज नहीं होगा, जापानी नहीं होगा, फारसी नहीं होगा, देशज भाषा का शब्द है। आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में सकर्मक क्रिया नहीं है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। बोल रहा है प्रश्न हमसे कि सकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है। अब आपको बताना है कि सकर्मक क्रिया नहीं है, इसका मतलब अकर्मक क्रिया होगी इनमें से एक, वो आपको बतानी है कौन सी है अकर्मक क्रिया। राम फल खाता है, सीता गीत गाती है, मोहन किताब पढ़ता है, रमेश रोता है। कौन सी अकर्मक क्रिया है ये आपने बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अपना अपना। चलिए आंसर ले लेते हैं। सकर्मक क्रिया वो होती है जब क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जब कर्म का अभाव होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, जहाँ कर्म ही नहीं होता। तो देख लेते हैं किसमें कर्म नहीं है। सबसे अच्छी पहचान यही है कि क्रिया का फल जब कर्म पे पड़ रहा हो तो वहाँ सकर्मक क्रिया है, और जब क्रिया का फल कर्ता पे पड़ रहा हो तो अकर्मक क्रिया है, क्योंकि जब कर्म नहीं होता है जब ही कर्ता पे पड़ता है। जब कर्म होता है तो क्रिया का प्रभाव हमेशा कर्म पे पड़ता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। राम फल खाता है, फल हमारा क्या है, कर्म है, और खाता है क्रिया है, ठीक है। क्रिया का कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है। सीता गीत गाती है, क्रिया का कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है। मोहन किताब पढ़ता है,
कर्म का, क्रिया का कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन रमेश रोता है, रोने का प्रभाव सीधा रमेश पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कौन रो रहा है? रमेश रो रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, अकर्मक क्रिया होगा ये। ठीक है, यदि यहाँ पे ये होता मोहन पढ़ता है तो भी इसमें अकर्मक क्रिया नहीं होती, मोहन पढ़ता है ऐसा भी दे सकता था, वो मोहन पढ़ता है, इसमें सकर्मक क्रिया ही होती। क्यों होती? पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक कर्म की संभावना बनी रहती है। इसमें एक और नियम है सकर्मक क्रिया में कि जब किसी क्रिया के साथ किसी कर्म की संभावना बनी रहती हो वहाँ क्या होता है? सकर्मक क्रिया ही होती है। लेकिन मोहन रोता है, इसमें किसी की संभावना भी नहीं बन रही। आपको समझ में आ गया होगा ये। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, रमेश रोता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है? हमने बताना है चंद्रमुख में कौन सा समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और इसका समास विग्रह कीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। सबसे पहले इसका विग्रह करते हैं। चंद्र के समान मुख। ठीक है, चंद्रमुख, इसमें बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, कर्मधारय समास होगा। लेकिन यदि यहाँ ऐसे होता चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ बहुव्रीहि समास होता। लेकिन चंद्रमुखी होने के बाद भी यदि ऑप्शन में बहुव्रीहि ना हो तो कर्मधारय होगा। चंद्रमुख होने के बाद भी ऑप्शन में कर्मधारय ना हो तो बहुव्रीहि लगा सकते हैं आप। ठीक है, ये अपवाद टाइप के कुछ शब्द होते हैं जो एक दूसरे की ना उपस्थिति में एक दूसरे को हम ऑप्शन को लगा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे प्रश्नों को एग्ज़ाम में देना नहीं चाहिए, लेकिन एग्जामिनर देते हैं क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम में पता नहीं बच्चे सिलेक्शन नहीं देना होता है, उन्हें पैसे कमाने होते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है भाई प्रश्न गलत देते हैं, आंसर गलत आते हैं, फिर करेक्शन होता है, फिर क्या होता है दोबारा से पेपर होता है, यही सब होता रहता है। तो इसमें क्या होगा, यदि चंद्रमुखी हो तो आपको बहुव्रीहि लगाना है, यदि चंद्रमुख हो तो आपको कर्मधारय लगाना है। लेकिन दोनों में दोनों ऑप्शन आप लगा सकते हैं। यदि ऑप्शन हो तो कर्मधारय है तो आपको कर्मधारय लगाना है, बहुव्रीहि है तो आपको बहुव्रीहि लगाना है। लेकिन चंद्रमुख दिया हुआ है और दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको सबसे पहले कर्मधारय लगाना है। ठीक है, यदि चंद्रमुखी दिया हुआ है और ऑप्शन में बहुव्रीहि भी है और कर्मधारय भी है तो आपको सबसे पहले बहुव्रीहि लगाना है। ठीक है, ऐसा ही एक प्रश्न कल भी लिया था हमने, शायद मृगनयनी शब्द था और उसमें कर्मधारय समास मैंने बताया था। कर्मधारय समास होता है मृगनयनी में, लेकिन एक उसमें गलती हो गई थी कि उसमें बहुव्रीहि समास भी ऑप्शन में था। बहुव्रीहि समास जब ऑप्शन में है तो उसमें बहुव्रीहि समास होगा। वैसे तो अपवाद है, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों हम ऑप्शन लगा नहीं सकते, इसलिए बहुव्रीहि को प्राथमिकता देंगे यदि बहुव्रीहि है तो। लेकिन वहाँ भी यदि मृगनयन होता तो कर्मधारय है, लेकिन मृगनयनी है तो क्या है, बहुव्रीहि है। कैसे है एक बार मैं ये समझा देती हूँ। यदि चंद्रमुखी है तो चंद्र के समान मुख, ऐसे होगा इसका विग्रह। लेकिन यदि चंद्रमुखी है शब्द तो इसका समास विग्रह कैसे होगा, चंद्र के समान है जिसका मुख। मतलब किसी इंसान के बारे में बात हो रही है, फिर चंद्र के समान है जिसका मुख। ठीक है, यहाँ उपमेय उपमान विशेष या विशेष्य के बारे में बात होती हैं।
वहाँ कर्मधारय होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, चंद्र के समान है जिसका मुख, वो है चंद्रमुखी। ठीक है, चंद्र के समान है मुख, वो हो गया चंद्रमुख कर्मधारय। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। मृग नयनी, मृग के समान है जिसके नयन, वो तो है बहुव्रीहि समास, और मृग नयन, मृग के समान नयन, उसमें कर्मधारय समास हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, खोदा पहाड़ निकली चुईयां। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक और फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, श्रम करने पर कुछ ना मिलना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कौन सा होगा आंसर, जल्दी से बताइए। तो आसान प्रश्न है, खोदा पहाड़ निकली चुईयां। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, परिश्रम अधिक और फल कम, मतलब पूरा पहाड़ खोद दिया भाई और क्या निकली, चुईयां निकली। अजगर वजगर निकलना चाहिए था बड़ा सा, है ना, चुईयां नहीं निकलनी चाहिए थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऐसा कभी कभी आपके साथ भी होता होगा, एग्जाम के लिए पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं और एग्जाम बहुत आसान सा आ जाता है, तब इस लोकोक्ति को आप याद कर सकते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुईयां। इतना पढ़ा हमने और एग्जाम बहुत आसान सा आया, है ना। विलोम शब्द का युग्म है, आपको बताना है सही कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रेम के साथ घृणा, सुलभ निरस, स्वतंत्र आजाद, सरस का सरल। आपने बताना है कौन सा जोड़ा बिल्कुल सही है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आसान प्रश्न है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रेम का विलोम घृणा होता है। सुलभ के साथ निरस है, ये गलत है, क्योंकि सुलभ का क्या होता है, विलोम दुर्लभ होता है। ठीक है, यदि निरस भी देखें तो निरस का क्या होता है, सरस होता है। स्वतंत्र का विलोम क्या होता है, परतंत्र होता है। आजादी का विलोम क्या होता है, गुलामी होता है। सरस का विलोम अभी बताया था मैंने, निरस होता है। सरल का विलोम कठिन होता है। ठीक है, प्रेम का घृणा होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न है हमारा, रीढ़ टूटना का अर्थ है निराश हो जाना, कमजोर होना, ऑप्शन है हमारे निराश हो जाना, कमजोर होना, दुर्दशाग्रस्त दुखी, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है आपको आंसर क्या होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। आसान प्रश्न है, रीढ़ टूटने का अर्थ है निराश हो जाना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। ये प्रश्न है हमारा। ऑप्शन दिए हुए हैं, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, शांत रस का उल्लेख नहीं है, अनुभाव का नहीं है, या व्यभिचारी भाव का नहीं है। आपको बताना है किसका नहीं है। भरत मुनि के रस सूत्र में, ये आपको याद रखना है। भरत मुनि के अनुसार पूछा है, आपको भरत मुनि के अनुसार बताना है किसका उल्लेख नहीं है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका।
बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शांत रस का उल्लेख नहीं है भरत मुनि के अनुसार। ठीक है, स्थायी भाव का है, अनुभाव का है और व्यभिचारी भाव का भी है, लेकिन शांत रस का उल्लेख भरत मुनि ने नहीं किया है अपने रस सूत्र में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची पूछा है हमसे, क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं 4, आपको जल्दी से आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए है रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, सुमति या स्वर्णमयी। आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही है, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है। चलिए, आसान प्रश्न है, आंसर ले लेते हैं। आंसर ये होगा रत्नगर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा बिना घर का। बिना घर का अनाथ है, अनाहत है, अनिकेतन है या अनिग्रह है। जिसके घर नहीं है उसे क्या कहते हैं, ये आपने बताना है। जल्दी से बताइए क्या कहते हैं उसे। चलिए आंसर ले लेते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनिकेतन। ठीक है, अनिकेतन कहते हैं जिसके घर नहीं है उसे। अनाथ किसे कहते हैं? असहाय को कहते हैं अनाथ। जिसका कोई मालिक नहीं है उसे भी अनाथ ही कहेंगे। बिना माँ बाप का बच्चा, सीधे और स्पष्ट शब्दों में बिना माँ बाप का बच्चा उसे अनाथ कहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है। सुभाष चंद्र बोस ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसका क्या नाम है? तरुण के स्वप्न, परिवाजक की प्रजा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, आत्मनिरीक्षण। जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? चलिए आंसर ले लेते हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, तरुण के स्वप्न। ठीक है, अब ये देख लेते हैं हम। परिवाजक की प्रजा, ये किसकी आत्मकथा है? शांति प्रिय द्विवेदी जी की आत्मकथा है ये, परिवाजक आत्मकथा की प्रजा। ठीक है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये किसकी आत्मकथा है? नरदेव शास्त्री की है। ठीक है, आत्मनिरीक्षण किसकी है? सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है ये। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द। जिसके पास कुछ ना हो, अक्षम कहते हैं, अकिंचन कहते हैं, अज्ञ कहते हैं, असमर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे जिसके पास कुछ ना हो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। अक्षम किसे कहते हैं? जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे अक्षम कहते हैं। अज्ञ किसे कहते हैं? जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। असमर्थ किसे कहते हैं? जिसमें सामर्थ्य ना हो उसे असमर्थ कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा हमें बतानी है। लड़का, सेना, श्याम या दुख, कौन सी इनमें जातिवाचक संज्ञा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं।
ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। पूरी लड़का जाति के बारे में बात हो रहा है, तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है। सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। श्याम क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी का नाम दिया है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुख क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। लड़का हो या लड़की हो, ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं क्योंकि पूरी लड़की जाति या पूरे लड़का जाति के बारे में बात हो रही होती है। ठीक है। यदि किसी लड़के का नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, जैसे राम, श्याम, रमेश, मुकेश, कुछ भी नाम होता तो यहाँ क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है, ये हमें बताना है। फ्रेंच, अंग्रेजी, डच या चीनी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? प्रश्न बहुत अच्छे लगे हों आपको तो आपको कमेंट करनी है, लाइक करना है और शेयर करना है। चलिए आंसर ले लेते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आपकी कोई परेशानी है वो भी बता सकते हैं। आपको कोई शंका है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम अगली वीडियो में उसका निवारण कर सकें, उसे देख सकें कि आखिर बच्चे को दिक्कत क्या है। यदि आप कुछ पूछेंगे ही नहीं तो आपको क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। यदि आप कुछ पूछेंगे तो शायद आपकी शंका का निवारण हो जाए और एक हो सकता है वो प्रश्न एग्जाम में आ जाए और एक नंबर बन जाए आपका। अब एक लड़का अभिषेक था, उसने कल वीडियो बहुत ध्यान से देखी, उसका एक डाउट था, उसने पूछ लिया। आज हमने एक वीडियो में प्रश्न लेकर उसका डाउट क्लियर कर दिया। आशा करती हूँ उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो वो फिर से कमेंट कर देगा और फिर से उसका डाउट दोबारा से क्लियर कर देंगे। लेकिन यदि आप करेंगे ही नहीं कुछ, यदि आप कमेंट नहीं करेंगे, हाथों को चलाना ही नहीं चाहेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता ही है। अब आपको किसी प्रश्न का आंसर चाहिए तो आपको कमेंट करने के लिए उंगलियां तो चलानी पड़ेंगी, तभी तो आपको आंसर मिलेगा। चलिए, इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये लंच टाइम है, अब आप